दर्शकों नमस्कार। एसएन टुडे की खास प्रस्तुति खास मुलाकात एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और जिस ज्वलंत विषय पर हमने बहुत बार चर्चा की है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उस पर आज फिर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आयकर एवं बिक्री कर के सलाहकार वरिष्ठ एडवोकेट राजेश जी पावसिंह का। राजेश, स्वागत है आपका। और जैसा कि दर्शकों, एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था नोटबंदी के बाद में जीएसटी का, और हाल ही में जो गुजरात और हिमाचल के जो चुनाव परिणाम रुझान आए हैं, उनमें जीएसटी का असर बहुत कम देखा गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने जीएसटी को स्वीकार किया है कि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। और आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए राजेश जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, जीएसटी अभी भी लोगों के लिए भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों से बातचीत होती है हमारी, जी तो ये बातों बातों में पता चलता है कि जीएसटी का जो निर्धारण किया गया है, जी जो इसकी रेट्स तय की गई है, वो अनावश्यक रूप से बोझिल बनाती है उपभोक्ता की जेब को। आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें जीएसटी के अंदर ये भ्रम है कि टैक्स की रेट्स ज़्यादा रखी गई है, जबकि इसके अंदर जो अपने दो टैक्स को एक में समाहित कर दिया गया है। जी। जैसे सेंट्रल एक्साइज और सेल्स टैक्स। तो पहले सेंट्रल एक्साइज में अलग टैक्स लगता था और सेल्स टैक्स या वेट अपन अलग से अदा करते थे। राजस्थान के लिए अलग तो से। पहले जैसे अपन यहाँ पे लोहे पे 5% था, अब इन्होंने 12% या जो भी रेट रखी है। तो इसमें एक्साइज और वेट दोनों को मिला के एक किया है। तो कस्टमर को ये लग रहा है एक साथ में पेमेंट करने पे, पहले वो इनडायरेक्ट टैक्स अलग से पेमेंट करते थे, तब पता नहीं लगता था। जी। तो टैक्स की रेट में फिर भी गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं, बार बार में चेंजेस किए हैं टैक्स रेट में। जिस तरह से लोगों का फीडबैक मिल रहा है, जी जो कॉमर्शियल विंग है, जिस तरह से व्यापारियों का एक तबका इस चीज़ को लेकर सरकार से नाराज़ भी था, तो उसके बाद में सरकार ने काफ़ी कुछ राहत भी प्रदान राहत की भी है। प्रदान की है। तो उसके बाद में हमारे ख्याल से जो रेट्स थी उसकी विसंगतियाँ कुछ कम हुई है। हाँ, जैसे 28% को 18% के अंदर लाया है। 50 आइटम ही रखे हैं। 13 नवंबर को ये अमेंडमेंट हुआ है। अभी भी ये बातचीत चल रही है कि 18% को 12% के अंदर लाने की। जी। तो ऐसा 18% में कौन कौन सी चीज़ें? जो सामान्य अपने खाने पीने की चीज़ें, एसेंशियल कमोडिटी के अलावा जो उन्होंने गवर्नमेंट को ये लगा था कि ये लग्जरी आइटम है, उनको मेनली 18% में रखा है। जी। तो अभी सर्वाधिक ऐसा कौन सा व्यापारी है जो जीएसटी के दायरे में आता है, और जिसके लिए जीएसटी का जो उपभोग है, यानी जीएसटी को काम में लेना उसके लिए अनिवार्य है? अगर वो काम में नहीं लेता है तो उसको दिक्कत होगी। ऐसा कौन सा व्यापारी है? लगभग सभी आ गए। लगभग सभी आ गए इसके अंदर। एग्जेम्प्टेड आइटम तो बहुत कम जैसे रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटी है, खाने पीने की चीज़ें हैं। बाकी तो इसके अंदर सर्विस टैक्स और अपने जो सेल टैक्स था। वेट, दोनों के आइटम इसमें शामिल हो गए। तो इसके अंदर जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, वही इसके अंदर कैटेगरी से एग्जेम्प्ट रहे हैं। बाकी तो लगभग सभी व्यापारी इसके अंदर कैटेगरी में आ गए। जी। तो 20 लाख में किसी भी प्रकार का व्यापारी हो चाहे? 20 लाख में जिनका सकल प्राप्ति, ग्रोस रिसीट या ग्रोस टर्नओवर है, वो 20 लाख रुपए से कम है, उनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। वो चाहे तो अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, अदरवाइज उनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। तो उन पे कहीं भी जीएसटी के दायरे में नहीं आती वो नहीं आते जीएसटी के तो ये दायरे भी में। एक राहत है जो छोटे व्यापारी है उनको। इस चीज़ से, इस जो एक दुविधा है हम कहेंगे कहीं ना कहीं जीएसटी की, बहुत सारे व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे इस पे काफ़ी चुटकुले बन रहे हैं जीएसटी को लेकर। नए नए पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं। जी आप भी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो जी आपने भी इस चीज़ से हाँ, लोगों के काफ़ी सामने नाम। अलग अलग चीज़ से हाँ इसका एक कहीं ना कहीं जो चीज़ लोगों की दिक्कत पैदा करती है, तो उससे मोह भंग हो ही जाता है। राजेश जी, अभी तक अगर जिन व्यापारियों ने जैसे कि जुलाई से शुरू हुआ था और एक बहुत लंबा समय निकल गया है अभी, तो जिन व्यापारियों ने अभी तक जो जीएसटी के दायरे में आते हैं और उन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नए तरीके से नहीं करवाया, तो उनको क्या दिक्कत उठानी पड़ सकती है? देखिए, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लेना था 1 जुलाई से, जिनकी लाइबिलिटी थी, जैसे पिछले साल उनका टर्नओवर है, पिछले साल के टर्नओवर के बेस के ऊपर इस साल की टैक्स की लाइबिलिटी निर्धारित होती है, या करंट ईयर का टर्नओवर। तो पिछले साल अगर जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज़्यादा था और उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो अब
वो कंपोजिशन तो ऑप्ट कर नहीं सकते, क्योंकि कंपोजिशन का तो टाइम उनका एक्सपायर हो चुका। अब उनको रेगुलर जीएसटी में ही आना होगा। और गवर्नमेंट में अब इनकम टैक्स और वेट के अंदर डाटा एक्सचेंज होने लगे हैं, तो अच्छा। ये संभव नहीं है कि आप ये बोले कि हमारा टर्नओवर नहीं था। तो ट्रेस अब जो है ना, इंटेलिजेंस ही है वो मशीनरी की ज़्यादा होने लगी है। जी, क्रॉस चेक उसका होती है। क्रॉस चेक होने लगा है। हम्म। तो जैसे माल अगर राजस्थान में कहीं किसी भी बड़ी फर्म से माल लिया गया है या कहीं दूसरे प्रांत से माल मंगाया गया है, तो वो भी सारा ऑनलाइन है रिकॉर्ड अब तो। ऑनलाइन रिकॉर्ड रहेगा। और अब तो 1 फरवरी से वैसे भी ई वे बिल की बात हो गई है, तो फिर उनके परेशानी तो ज़्यादा ही होगी। हम्म। क्या किस तरह की बातें सामने आ रही है जो व्यापारी आपके पास आते हैं, आपके रेगुलर क्लाइंट के अलावा बहुत सारी हम जैसे जो जिनको पता ही नहीं हो वो जानकारी लेते होंगे, तो क्या गाइड किया जा रहा है? व्यापारी लोग कुछ ये डिसीजन लेते हैं, वो ये देखते हैं कि मेरे पड़ोसी ने लिए नहीं लिया है तो मैं फिर क्यों लूँ, ये भ्रम की स्थिति रहती है। लेकिन अगर वो कंसल्ट करते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था। वो नहीं लिया है तो मैं तो ये कहता हूँ कि अभी भी उनको ले लेना चाहिए, ज़्यादा इसमें डिले नहीं करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली रजिस्ट्रेशन के प्रक्रिया में तो आना ही होगा अपने को। और फिर पहले जैसी प्रक्रिया नहीं है रही है। अपने पैन नंबर, अपने टान नंबर और अपने हर तरह के ट्रांजेक्शन है वो एक दूसरे से रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। वो भी अपने सेल के अंदर देंगे, कहीं भी अपने सेल के अंदर उनके ट्रांजेक्शन आ गए। और कई व्यापारी तो जैसे फार्मास्यूटिकल है, वो जी। तो अपने ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी छुपा ही नहीं पाएंगे। हम्म। बैंक ट्रांजेक्शन भी अपने होते हैं, पेमेंट भी आजकल जा रहा है वो बैंकिंग चैनल से जा रहा है, तो जी। ट्रांजेक्शन छुपाना मुश्किल होगा। तो जैसे लगभग 4 से 5 महीने का समय निकल चुका है जी और सरकार ने एक राहत भी प्रदान कर दी है कि भी जो रेट्स हैं उसमें काफ़ी बदलाव किए हैं। जी। तो अगर अब व्यक्ति कोई भी जो सेल टैक्स विभाग है उससे जुड़ना चाहता है और जीएसटी के दायरे में आना चाहता है, जीएसटी में अपना पंजीयन करवाना चाहता है, तो इजीली हो सकता है? पंजीयन इजीली हो जाता है, पंजीयन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। देरी लेकिन की वजह से कोई? मैं व्यापारियों से यही कहना चाहूँगा, टैक्स प्लानिंग करें, टैक्स इवेजन नहीं करें। जी। जी। भी कहने का मतलब ये है कि आप व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, टैक्स तो प्लानिंग के द्वारा अपना टैक्स टैक्स तो बचा आपका जो सकते। कस्टमर है वो दे रहा है, जेब से टैक्स तो लग ही नहीं रहा। जेब से नहीं लग रहा है। अपन अगर बिल नहीं भी लेते हैं तो अपने को अपन ये सोचते हैं अपना टैक्स नहीं लग रहा है, जबकि उसके अंदर टैक्स अपना इंक्लूड होता है। हम्म। तो जो अपने पास में माल आ रहा है, अपन ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, उसके अंदर अगर अपन बिल लेते और सरकार को पेमेंट करते तो अपनी परेशानी कम होती। अब अपना टैक्स तो अपना लग चुका है और अल्टीमेटली वो तो कस्टमर पे पड़ रहा है। जी। और कस्टमर दे रहे हैं, यूज टू हो गए हैं कस्टमर। बहुत सी सेवाओं पर कर को लेकर एक काफ़ी बातें आ गई, जी। जिस तरह से किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जो सुविधाएं हैं उन पर भी टैक्स लगा दिया गया, क्या ये सही है? आप अगर जैसे इसके अंदर अपन देखते हैं सबसे पहले अपने दिमाग में आता है कि धर्मशाला, तो धर्मशाला में 12A में जो रजिस्टर्ड है उनको छूट दी गई है। लेकिन अगर उनका किराया एक लिमिट से ज़्यादा है, जैसे धर्मशाला के लिए रखा गया है कि 10,000 रुपये से ज़्यादा विवाह भवन का पर डे का किराया है, तो आपको उसमें सर्विस टैक्स में आना ही पड़ेगा। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। जी। तो नॉर्मली गवर्नमेंट ने जो पब्लिक की चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर है और किराया उनका वो नॉमिनल शुल्क ले रहे हैं, उनको मुक्त रखा है। लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो उनको तो जीएसटी के दायरे में लाए। ये इसमें नया पार्ट जुड़ा है शायद। पहले एक बहुत सी चीज़ों को सर्विस टैक्स के दायरे से मुक्त रखा गया था, तो इनमें जीएसटी में जैसे आप बता रहे हैं कि जो गेस्ट हाउस है, धर्मशालाएं हैं, हम्म। विवाह भवन है, हम्म। तो उनमें ये चीज़ इस जीएसटी के बाद से ही इन पर थोड़ा नहीं, सा। इससे पहले भी था। जैसे अपने राजस्थान के अंदर लग्जरी टैक्स था, लग्जरी टैक्स के अंदर ये पहले से भी रजिस्टर्ड थी, जो 10,000 रुपये पर डे से ज़्यादा की थी, उसमें लग्जरी टैक्स के अंदर पहले से रजिस्टर्ड थी। हम्म। तो राजेश जी, एक छोटा सा सवाल हमारा ये भी है कि जब बहुत सारे व्यापारी हैं जो वर्षों से परंपरागत रूप से अपना व्यापार कर रहे हैं, तो उनको अभी जीएसटी लेना पड़ा है, जीएसटी में पंजीयन करवाना पड़ा है, तो उनके हिसाब किताब की प्रक्रिया भी अब सारी कंप्यूटराइज ऑनलाइन हो गई है, तो क्या वो इस चीज़ के लिए बहुत राजी खुशी तैयार हो रहे हैं, या क्या लगता है उनकी बातों से क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, परिवर्तन कोई भी होता है वो सहज तो नहीं होता। परिवर्तन के अंदर एक दफ़ा परेशानी आती है, लेकिन लंबे टाइम के हिसाब से व्यापारियों के लिए देखेंगे तो वो फ़ायदेमंद है। अब उनको वो भी स्वीकार करते हैं। पहले
अपन जैसे रोकड़ के पन्ने के ऊपर लिखते थे, एंट्री करते थे, फिर कैश बुक में ले जाते थे, फिर लेज़र में उसकी एंट्री करते थे। अब कंप्यूटर के अंदर अपन एक एंट्री करते हैं तो फाइनल अकाउंट तक अपने आप एंट्री सारी चली जाती है। तो व्यापारी लोग सॉफ्टवेयर के हिसाब से। सॉफ्टवेयर के लिए के हिसाब से उनके सुविधाजनक भी हुआ है। दूसरा, स्टॉक मेंटेन होने लगा है। तो अगर दुकान के अंदर कोई स्टॉक के अंदर गड़बड़ होती है तो व्यापारी पकड़ सकता है। तो कुल व्यापारियों के लिए मिलाकर सुविधाजनक भी है, एक फायदेमंद भी बात भी फायदेमंद है। भी है। राजेश जी, बातचीत का दौर जारी है। हम बीच में आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा सा एक म्यूजिकल ब्रेक लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कामकाज के दौरान अक्सर आपको टाइम तो कम मिलता होगा, क्योंकि सुबह से शाम तक चूरू और चूरू के अलावा भी आपने काफ़ी क्लाइंट आपके हैं जी। तो गीत संगीत या फिल्मों को कितना समय दे पाते हैं आप अपने इस बिजी शेड्यूल में? देखिए, मैं कंप्यूटर पे जैसे काम करता हूँ और जब मेरे को थोड़ा लगता है रिलैक्स होने के लिए, तो पुराने जो गाने हैं मुकेश जी के या लता जी के, उनको सुन लेता हूँ। जी, कोई ऐसा गाना जो आप जब अत्यधिक बोझिल हो रहे हो, कई बार होता है काम करते करते आदमी तनाव में आ जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, ऐसा कौन सा गाना है जो आप बहुत ज़्यादा जिसको सुनते हैं? कोई एक गीत मुकेश जी की आवाज़ में जो कहीं ना कहीं अपने आपके मन मस्तिष्क में यूँ मिश्री सी घोल देता है, कानों में अच्छा लगता है, कोई गीत याद आ रहा है? मुकेश जी के गीत तो लगभग सभी मेरे को पसंद है। लेकिन चलिए आप अपने पसंद से सुनाइए। जी, चलिए, आपने मुकेश जी और लता जी की बात की है तो दोनों ने जो एक गीत गाया है वो हमें भी पसंद है, कहीं करती होगी मेरा इंतजार। जी, बहुत ही अच्छा बहुत और अच्छा प्यारा गीत गीत है। है, बहुत छोटा सा गीत है। दर्शकों, फिर से लौटते हैं और इस गीत को देख लेते हैं, क्योंकि राजेश जी की पसंद जो बताई है वो कहीं ना कहीं हमारी और आपकी पसंद से भी मिलती जुलती है। देख लेते हैं गीत। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। दूर जुल्फों की छाँवों से कहता हूँ मैं हवाओं से, उसी बुत की अदाओं के अफसाने हजार, वो जो बाहों में मचल जाती हसरत ही निकल जाती, मेरी दुनिया बदल जाती, मिल जाता करार। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। अरमा है कोई पास आए, इन हाथों में वो हाथ आए, फिर ख्वाबों की घटा छाए, बरसाए खुमार, फिर उन्हीं दिन रातों पे मतवाले मुलाकातों पे, उल्फत भरी बातों पे हम होते निसार। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। दर्शकों, मुकेश जी और लता जी की आवाज़ में ये गीत बहुत ही प्यारा गीत आपने देखा और यकीनन हमारे भाई साहब के साथ साथ आप सभी को भी बहुत पसंद आया होगा। राजेश जी, ये जो जीएसटी की बात हम कर रहे हैं, ये धीरे धीरे सरलता की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि सरकार को भी लगा कि कहीं ना कहीं इसके जो
इसको लागू करने में जो कठिनाई उस वक्त हुई थी, वो आज जो लोग हैं वो उसमें राहत महसूस कर रहे हैं। तो नित्य नए संशोधन भी आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए एडवांस हो चुके हैं, जितने भी अधिवक्ता हैं जो इस कर सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। आपको मैं खुद करीब से जानता हूं कि ये जो चीज़ें हैं वो आप तुरंत खुद को अपडेट कर लेते हैं। तो हाल ही में कुछ ऐसा चेंजेज आया है जिससे आम जो व्यापारी है उसको पता नहीं हो, कुछ बताना चाहें तो? जैसे अभी एक तो क्वार्टरली रिटर्न जो कंपोजिशन में डीलर थे उनकी 24 दिसंबर की डेट है। तो क्वार्टर सेकंड यानी जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर तक में सिर्फ उनको सेल की फिगर देनी है। तो उनके लिए रिटर्न फाइल करना बहुत ज़्यादा आसान है। उसमें कुछ भी नहीं देना है, टोटल आपने कितनी सेल की है और उसका टैक्स पेमेंट करना है। तो मेरे ख्याल से इसको अपन सिर्फ 2 मिनट का काम है, ये रिटर्न अपने को फाइल कर देना चाहिए। दूसरा, जो रेगुलर डीलर थे उसके लिए गवर्नमेंट ने चेंज किया है, उसमें ये देखना है कि आपका पिछले साल का और इस साल का एस्टिमेटेड टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है या ज़्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखते हुए ये सेलेक्ट करना है कि 1.5 करोड़ से कम का है, तब तो आपको क्वार्टरली रिटर्न में जाएंगे, अदरवाइज़ आप मंथली रिटर्न लगाना होगा। तो ये ध्यान कर लें। और फिर जो क्वार्टरली रिटर्न के अंदर आप अगर आएंगे 1.5 करोड़ से कम का टर्न हो रहा है तो जुलाई का GSTR-1 तो अलग जाएगा और अगस्त सितंबर का आपका अलग जाएगा। तो उस हिसाब से अपने रिटर्न कई टेक्निकल शब्द आपने इस्तेमाल लिए हैं अपनी भाषा में जी, तो जो हमारे व्यापारी साथी हैं वो इस चीज़ को इजीली समझ जाएंगे मेरे ख्याल से। फिर भी अब तो 4 से 5 महीने समय हो गया तो कुछ जी। तो काम करते करते भी हाँ जी, अभ्यास वो हो समझ जाता है। जाएंगे जी। रोजाना मीटिंगों का दौर भी चलता होगा आपकी ऑफिस में? हाँ, आते होंगे लोग प्राय व्यापारी इसके अंदर भी फुर्सत में दिन भर का काम निपटा के जी। और कुछ नई बात, कुछ ऐसे ही जो टैक्स रेट को लेकर भी जी। दिमाग में सवाल रहता है। किस तरह के सवाल आते हैं जनरली? टैक्स रेट के अंदर व्यापारियों को बताना और उसमें समझना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि अब अपने यहाँ पे जैसे टैक्स के अंदर जो भी चीज़ है वो HSN कोड बेस की है, तो उसमें एक भी आइटम को सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि सॉफ्टवेयर के हिसाब से अपन करते हैं और ज़्यादातर उसके अंदर मैं व्यापारियों को ये एडवाइस देता हूँ कि वो अपने जो उनको माल सेल कर रहा है, मैन्युफैक्चरर है, उनसे कंसल्ट करें, क्योंकि वो इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। एक कितनी कैटेगरीज बनाई गई है इसमें? आप जो आप बता रहे हैं कि उनको सर्च करना, डिजिटलाइज सारा काम है, कंप्यूटराइज है, तो सॉफ्टवेयर में कितना क्या कुछ चीज़ें ऐड की गई है लगभग? करीब जैसे टैक्समैन की मेरे पास में बुक है, 2000 पेज की बुक है, उसमें सिर्फ अपने HSN कोड की है, सिर्फ कोड ही कोड है। कोड ही कोड की है। तो इतनी वस्तुएं, इतनी सेवाएं, इन सबको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। हाँ जी। तो उसमें भी क्या है कि जैसे अपन कंप्यूटर सर्च करेंगे तो उसमें कंप्यूटर नहीं है, उसमें शब्द दिया हुआ है डाटा प्रोसेसर। अच्छा, ऐसे ही अपन अच्छा, कंप्यूटर का नाम है डाटा प्रोसेसर। डाटा प्रोसेसर, तो सारे उसमें टेक्निकल नाम है, तो वो सर्च करना थोड़ा सा व्यापारियों के लिए है। लेकिन अब जैसे ये सारा का सारा सबसे पहले बिलिंग आती है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा आती है, वो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर से टच में रहता है, तो उनके थ्रू अपने कोड आ जाते हैं। जी, देखिए, जब GST लागू हुई थी उसके आसपास और उसके बाद में आपके द्वारा भी एक सेमिनार किया गया था यहाँ पर, और जो वाणिज्य कर विभाग है उनके द्वारा भी अलग अलग जगह पर सेमिनार आयोजित किए गए। तो अभी भी क्या आवश्यकता है कि लोगों में जागरूकता की वजह से कुछ ऐसे सेमिनार किए जाए? सेमिनार की तो आवश्यकता है, और फिर भी मैं व्यापारियों से कहना चाहता हूँ कि वो इससे दूर नहीं रहे। मैं ये चाहता हूँ वो स्वेच्छा से इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर आएँ, क्योंकि आगे जैसे पहले व्यापारी लोग इनकम टैक्स के रिटर्न भी फाइल नहीं करना चाहते थे, तो उनसे ये प्रॉब्लम थी, वो लोन नहीं ले सकते, या किसी भी काम में जाएंगे तो हर स्टेज पे आपको चाहिएगा। अब आपका GST का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, इसके लिए बैंक भी आपसे रिक्वायरमेंट करने लगी है, तो रजिस्ट्रेशन तो आपको इसमें लेना होगा। तो आप इसके टच में जाएंगे तो आपका भय भी दूर हो जाएगा। आपके व्यापार को लेकर कहीं ना कहीं एक विश्वसनीयता भी बनती है कि आप GST में अगर आप रजिस्टर्ड हैं, इसका मतलब आप एक बहुत अच्छे व्यापारी माने जा सकते हैं कि वे साफ सुथरा काम और सारा ऑन रिकॉर्ड काम जी। कहीं ना कहीं अगर आपके पास कोई भी GST के अलावा तो कुछ है ही नहीं। अब एक ये सवाल भी है कि जो केंद्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे जो आप बता रहे थे कि 2 जगह GST लगाई जाती है, GST और CGST बोल के, CGST और SGST। जी जी, हाँ, हाँ जी। तो ये क्या मसला है? इससे कहीं ना कहीं अतिरिक्त भार तो नहीं पड़ रहा? अतिरिक्त भार नहीं है उसमें। जैसे 12% की रेट है तो 6% CGST में जा रहा है, 6% SGST में जा रहा है। अच्छा, उसी को ही अलग उसी को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया एक गया, स्टेट के लिए और एक सेंटर के लिए। अच्छा, एक्स्ट्रा नहीं है वो? एक्स्ट्रा नहीं है। ये गलतफहमी सोशल मीडिया ही आजकल बहुत ज़्यादा हावी है, उसी में हमने ये देखा था कि सरकार किस तरह से
और व्यापारियों को प्रताड़ित कर रही है। पहले केंद्र सरकार है वो कर ले रही है जीएसटी के नाम पर, फिर स्टेट गवर्नमेंट है वो ले रही है। तो ये मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो राशि है उसी टैक्स रेट में से बंटवारा उसी में है, से दो उसी का हिस्सा है, जी, न कि अलग से। अलग से कुछ भी नहीं है इसमें। अलग से कुछ भी नहीं है, जो रेट है उसी को राज्य और केंद्र सरकार के हिसाब से टैक्स रेट बांटा गया है। जी, चलिए, बहुत एक कहीं ना कहीं मेरे भी एक दिमाग की थोड़ी सी उलझन थी, क्योंकि हम भी लोगों से मिलते रहते हैं तो थोड़ी जानकारी रहती है, तो बताने में बात करने में सुविधा रहती है। इसमें जीएसटी में भ्रम की स्थिति बहुत ज़्यादा है, वो क्लियर कर ले तो ज़्यादा बेटर है। ये हमारे ख्याल से आपसे और भी बहुत लोग सवाल करते होंगे, ये जो मैंने सवाल किया है हाँ जी, एक जनरल क्वेश्चन सा बन के रह गया हाँ है। जी, बिल देखते हैं तो बिल में एक टैक्स अलग, एक टैक्स अलग, उसकी रेट कोई नहीं देखता हाँ कि कितनी कितनी रेट से लगाए, हाँ, कि देखो total tax। दो जगह टैक्स लगा दिया। हाँ जी, तो ये चीज़ हमारे चैनल के माध्यम से और आज इस बातचीत के माध्यम से हम क्लियर करना चाहते हैं दर्शकों कि जैसा कर सलाहकार राजेश जी बता रहे हैं कि जो टैक्स रेट है उसी का ही दो जगह वर्गीकरण किया गया है। अलग अलग से जो सरकार ने जब जीएसटी लागू किया था तभी से इस चीज़ को कर दिया था कि इसमें से जो राज्य सरकार है वो अपना ये टैक्स लेगी, बाकी का टैक्स केंद्र सरकार के हाथ जी, में, है ना। हाँ तो राजेश जी, जो चीज़ें जीएसटी को लेकर एक भ्रांति अभी भी बनी हुई है कि जीएसटी के बाद में आपका कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहेगा, हमारे ख्याल से अब ये बात नहीं है, क्योंकि आपने माल परचेज किया कहीं से भी सामान जी, किसी भी व्यापारी ने, तो उसके बाद वो तो ऑन रिकॉर्ड ही है, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड है। भाई चाहे चौथे स्थान पे व्यापारी हो, तीसरे स्थान पे हो या दूसरे स्थान पे जी। या मैन्युफैक्चरर हो, तो कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड तो उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा। पूरा माल का इसमें ट्रैकिंग हो रही है कि जैसे माल की मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली में हुई, दिल्ली से राजस्थान आया, राजस्थान से पंजाब गया, तो माल कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, कौन सी स्टेट में जा रहा है, माल की हर स्टेज पे उसकी ट्रैकिंग रहती है। एक और धारणा थी दर्शकों में कि ये जो इंस्पेक्टर राज की बहुत सदी सदाई बात होती है कि साहब इससे इंस्पेक्टर राज है वो हावी हो जाएगा, तो अभी तक तो ऐसा कोई मामला अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं रहा है। गवर्नमेंट ने पूरा डायरेक्शन दे रखा है कि जब तक कि व्यापारियों की पूरी चीज़ समझ में या क्लियर नहीं हो जाए, और व्यापारी वैसे सहयोग भी कर रहे हैं, तो इसमें परेशान करने वाली बात और अभी तक नहीं आई कोई। जो रिटर्न फाइल करने की बात थी उसमें भी अब बदलाव आया। पहले की ये धारणा थी कि हर महीने रिटर्न दाखिल करनी पड़ेगी। रिटर्न तो अभी भी जैसे हर महीने जा रही है, 3B रिटर्न है। जो रेगुलर जीएसटी के अंदर व्यापारी है उनकी हर महीने 3B रिटर्न तो जाएगी ही, हर महीने जाएगी जी। उसके अलावा GSTR 1, 2, 3 जो है वो क्वार्टरली 1.5 करोड़ से कम, जिनका पिछले साल भी 1.5 करोड़ से कम है और इस साल भी एस्टिमेटेड 1.5 करोड़ से कम है, उनकी क्वार्टरली रिटर्न जाएगी, बाकियों की सबकी मंथली रिटर्न जाएगी। कहीं ना कहीं अनावश्यक भार तो एक व्यापारी है वो महसूस करता ही है। मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर, मेरे को ऐसी उम्मीद है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट इसमें जाके 3B को रेगुलर एज ए टोटल परचेज और सेल के डाटा रख के बाकी क्वार्टरली रिटर्न शायद कर देगी। काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने भी सुधार किया है फीडबैक के आधार पे। जी, काफ़ी उद्योग संघ हैं, बड़े बड़े संगठन हैं जी, जो बड़े बड़े घरानों से जुड़े हुए हैं, उनका फीडबैक तो सरकार के पास सीधा जाता जा रहा है। और सरकार भी ये चाहती है कि जो भी टैक्स वसूला जाए वो आम जनता की नब्ज को टटोल के, जी, उनको कहीं पीड़ा ना हो, क्योंकि आजकल हर जगह वोटों की राजनीति होती है, तो सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी विरोध मोल नहीं लेना चाहती। जी। तो जीएसटी का क्या हल्ला ही मचाया जा रहा है, या जो अभी परिणाम आए हैं आपके और हमारे सामने, उसको आप किस नज़रिए से लेते हैं? देखिए, इसमें कुछ हद तक गवर्नमेंट का इस आधार पर रहा कि गवर्नमेंट ने यह प्रचार किया कि रिटर्न 3 महीने की 3 रिटर्न नहीं है, जबकि वास्तव में रिटर्न महीने की 3 की बजाय 4 है, आज भी है, जिनका 1.5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है। तो उससे व्यापारी और कर सलाहकार उन दोनों के बीच में ये रहा कि वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ये कह रही है, प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं, या अपने फाइनेंस सेक्रेटरी ये कह रहे हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी ये कह रहे हैं। तो ये भ्रम की स्थिति थी, लेकिन जब व्यापारियों ने 1 महीने रिटर्न फाइल की है तब उनके सामने धीरे धीरे क्लियर हो गई। और नहीं, इसको जीएसटी को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था चुनाव में। अभी जो चुनाव के अंदर मेरे को लगता है, मैंने जैसे आज भी परिणाम देखे हैं, तो सबसे ज़्यादा कपड़ा व्यापारियों का इसके द्वारा विरोध किया गया था, और सूरत में से 12 में से 11 सीट बीजेपी को मिली है। इससे लगता है कि मेरे को जीएसटी कोई मुद्दा नहीं रहा है, जीएसटी का मुद्दा नहीं रहा, और जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं भ्रम पैदा करने वाली स्थिति थी। और जो सरकार जिस तरह से
बहुमत आया है, जिस तरह से जीत हुई है, उस जीत को लेकर सभी असमंजस की स्थिति में थी। कुछ संभावनाएं, कुछ असंभावनाएं सबके सामने थी कि क्या होगा। पूरे देश की नज़र इस चुनाव पे थी और नोटबंदी के बाद जीएसटी को बहुत बड़ा मुद्दा दोनों ही पार्टियों ने बनाया। लेकिन गुजरात की जनता ने जो दिया है जनादेश, उसे देखते हुए माना जा सकता है कि आप जीएसटी को एज ए टैक्स रेट के रूप में नाम लें, न कि जीएसटी नया नाम दिया है उससे आप भ्रमित ना हो। सरकार का ही कहना है। नहीं, गुजरात चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी अपन देखें तो चुनाव की घोषणा के बाद में गवर्नमेंट ने काफ़ी इसमें सुधार किया है, तो व्यापारियों ने भी मुझे लगता है कि स्वीकार किया है और गवर्नमेंट ने भी इसमें सुधार के लिए आश्वासन दिया है और कुछ सुधार भी किए हैं जी, उसी से थोड़ा परिणाम जी, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहा है। अब इस बातचीत को हम विराम दें इससे पहले आप अपने ज्ञात अज्ञात जितने भी व्यापारी जो आपके क्लाइंट हैं उनके लिए एक संदेश दें जो जीएसटी को लेकर कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज भी ऐसा हमें लगता है कि कुछ लोग अभी भी हैं जो जीएसटी को लेकर आशंकित हैं, तो ये आशंका हम आपके माध्यम से दूर करना चाहेंगे। मैं व्यापारियों को ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जीएसटी से भयभीत नहीं हो। अगर आप भयभीत होकर पंजीयन नहीं लेंगे तो आपके लिए आगे ज़्यादा असुविधा होगी। मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है तो आप विचार विमर्श करके और अपना भय दूर कीजिए और पंजीयन अगर आवश्यक है तो आप पंजीयन जरूर लें। अगर आप उस कैटेगरीज में आते हैं, अगर कैटेगरी में आते हैं 20 लाख रुपए का अगर आपका सालाना कारोबार है या पिछले साल था और आप अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पंजीयन आपके लिए अति आवश्यक है। ये ना हो कि आप जीएसटी से बचने के लिए अपना जो व्यापार है, अपना कारोबार है, उसको ही आप सीमित रखें। कहीं ना कहीं ये भी रहती है कि अपने को कितना काम करना है। आप जीएसटी लेंगे तो निश्चित रूप से आप खुलकर काम करेंगे, आपका कारोबार भी बढ़ेगा। सरकार ने बहुत अच्छी एक पहल सोची है और उसके आने वाले समय में जैसा कि सभी कह रहे हैं एक अर्थव्यवस्था के हिसाब से बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। जी, चलिए राजेश जी, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे पास आए और जीएसटी को लेकर जो चर्चाएं हैं वो आगे भी होती रहेगी और आज आप हमारे एसएन टुडे के स्टूडियो में आए, इस खास मुलाकात में आपने हमारे साथ शिरकत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।